तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर या प्रत्याशी होने को लेकर क्या सचमुच रार है? कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मानना चाहती। जनता मान चुकी है और जनता के साथ साथ महागठबंधन के लोगों से आप बात कीजिए, कांग्रेस के भी बहुत लोग मिल जाएंगे। स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। तो जो वोटर अधिकार यात्रा में जो लक्ष्य आप देखे होंगे जिसमें सभी नेता थे, और फिर अभी जो बिहार अधिकार यात्रा जो निकली है उसका लक्ष्य एक ही है और कॉमन लक्ष्य है। इसलिए इसमें जो लोग इसको प्रचार कर रहे हैं, जो शायद फूट हो गई है या थोड़ा आपस में कुछ मनमुटाव हो गया है, उनको बड़ा निराशा हो। प्रधानमंत्री है तो मुमकिन है उनको झुकना पड़ा ना। और बाद में पार्लियामेंट में कहा जो एक झंडा सभी जगह दिखाई पड़ता है, किसके तरफ इशारा थी? लाल झंडे की तरफ इशारा था। आखिर आप लोग AIMIM को अपने साथ क्यों नहीं ले रहे? देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं जो कोई इस तरह का मुद्दा बीजेपी को मिल जाए जिससे और भी वो कम्युनल स्वरूप दे। और अगर ओवैसी साहब का भी मेन एनमी अगर बीजेपी है, बीजेपी का आइडियोलॉजी अगर है, तो उनको भी ईमानदारी से तय करना चाहिए। सीट महत्वपूर्ण नहीं है, वो महागठबंधन को पूरे बिहार में उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका बड़प्पन होगा। अभी गया गए थे प्रधानमंत्री, अभी पूर्णिया गए, क्या बोले ये? घुसपैठियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठी सबको निकाल बाहर, वोट खत्म। हम पूछते हैं आपसे कि आज तक चुनाव आयोग भी एक भी घुसपैठिया है वोटर प्रमाणित किया? लेकिन बार बार क्यों बोलते हैं? क्या नवंबर में आप लोग सत्ता में आ रहे हैं? सही तरीके से चुनाव हो जाएगी, परिवर्तन 100% होगा ही। अब 20 साल बहुत हो गया नीतीश जी का। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं अननॉट, जहां हम सुलझाने की कोशिश करते हैं उलझी हुई पेचीदा गांठें। अननॉट में आज हमारे साथ हैं CPIM के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और राज्य के यानी कि बिहार के पूर्व राज्य सचिव अवधेश कुमार जी। तो चलिए अवधेश जी के साथ सुलझाते हैं बिहार की सियासत की उलझी हुई पेचीदा गांठों को। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी अननॉट में आपका। योगेश जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया, अपने स्टूडियो में बुलाया बातचीत के लिए। आप CPIM से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, एक्स राज्य सचिव हैं बिहार के, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आप कौन हैं? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप कहाँ से आते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ये तो मेरा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित आपने सवाल किया है। मैं एक साधारण गरीब किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरा बचपन बहुत ही कठिनाई में गुजरा है। मेरे पिताजी विलेज लेवल वर्कर VLW के पद पे रहे। मेरी माँ, मैं जब 5 साल का रहा होगा तो डेथ कर गई। फिर मेरा लालन पालन मेरी दादी, मेरे दादा, मेरी बड़ी बहन, फुआ, इन लोगों ने किया। और मैं समस्तीपुर के नरहन हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल से मैं पढ़ा, मैं आगे बढ़ा। फिर समस्तीपुर कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा। जी जी। और इसी तरीके से मैं आपके सामने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के रूप में आज आए हैं। जी जी जी, वो तो ठीक है सर, लेकिन अभी आप CPM से हैं, पूर्व राज्य सचिव हैं, केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। अगले महीने बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं।
शुरुआत हो जाएगी उसकी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। क्या स्थिति है आपकी पार्टी की बिहार में? देखिए, हमारी पार्टी तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक मजदूर वर्ग की पार्टी है और वर्ग संघर्ष पे हम विश्वास करते हैं। गरीबों की ज़िंदगी आज हाशिए पर है। आप देखते होंगे समाज में जो सबसे कमज़ोर तबका है आर्थिक और सामाजिक रूप से, हमारी पार्टी उनकी हमेशा वकालत की और उसके लिए संघर्ष हम लोगों ने किया। और बिहार और पूरे देश में हमारे हज़ारों कार्यकर्ताओं ने सामंती उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए, सामंती जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए कुर्बानी दी है। तो गरीबों में मेहनत कश लोगों के बीच और जो वैचारिक रूप से समझदार लोग हैं, उसमें आज भी हमारी पार्टी की बहुत बड़ी इज्जत है और गरीबों में व्यापक हमारा असर है। जहाँ तक चुनाव की बात है तो आज चुनाव में हमारी पार्टी का सबसे प्रमुख राजनीतिक दायित्व यही है कि जब से दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की सरकार आई, तो आप गौर कीजिएगा, जो मोदी जी ने पहला दिन ही शपथ लिया तो कहा 6 दिन आ गए, लेकिन हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कहा कि आज से हमारे देश के लिए बहुत ही बुरे दिन की शुरुआत हो रही है। जी जी। यह हम एक सैद्धांतिक रूप से हमने इन चीज़ों को देखा, क्योंकि बीजेपी एक साधारण राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसका पूरा नेतृत्व आरएसएस के हाथ में, आरएसएस के हाथ में लगाम है। इसलिए स्वाभाविक था कि एक आरएसएस का प्रचारक जो प्रधानमंत्री की गद्दी पे आ रहा है, तो फिर अपनी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। और उसके बाद आप देखेंगे उनका पूरा एजेंडा, अब 11 साल हो गया, कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाना और सांप्रदायिक बातों को ज़्यादा तरजीह देना और तानाशाही पूर्वक तरीके से ये जो फांसीवादी रास्ता है उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये 11 साल ये बात पूरी तरह से, तो इसलिए हमारी पार्टी का अभी कांग्रेस हुआ सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हुए मदुरई में इसी साल अप्रैल महीने में। जी जी। और हमने यहाँ पे राज्य सम्मेलन भी किया पिछले साल दिसंबर महीने में। तो हम लोगों ने तय किया है जो पहला काम होगा हमें, ये जो बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको अलग थलग करना, उसको पराजित करना। और यह तभी संभव हो सकता है जब जनता के जो मुद्दे हैं, उनके रोटी के सवाल, उनके रोज़गार के सवाल, उनके शिक्षा का सवाल, उनका स्वास्थ्य का सवाल, उनके आवास का सवाल और एक आर्थिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय, इसको लेकर के हम संघर्ष करेंगे। और उस संघर्ष में जो लामबंदी होगी उनसे हम जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का काम करेंगे। और हमारा प्रयास होगा जो बीजेपी विरोधी जो भी फोर्स है, सेकुलर फोर्स, डेमोक्रेटिक फोर्स, उनको एक मंच पे लाएं और बीजेपी विरोधी वोट न बटे, यह प्रयास हमारी पार्टी को करना तय हुआ राजनीतिक रूप से। और आज बिहार में हम उसी राजनीतिक एजेंडा पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए बिहार में भी जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी का 20 साल हो गया और इसमें भाजपा, आज तो भाजपा ही सरकार चला रही है। तो यहाँ भी हमारी पार्टी जो नीतीश जी का 20 साल और जनता दल यू और भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, जनता बदलाव चाहती है और हम इस बदलाव की गारंटी के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए महागठबंधन के साथ हमारी पार्टी का एक समझ बनी है। जी जी जी। महागठबंधन के साथ आप लोग हैं, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आप को 4 सीट मिला था समझौते में, लेकिन आप 2 ही जीत पाए और 4 सीटों की संख्या मतलब एक बहुत कम आंकड़ा है। तो मतलब ऐसा क्यों? देखिए, असल ये बात है कि जब कोई चुनाव में जब गठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें सिर्फ सीट ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है,
और आपको मैंने पहले ही कहा, आज हमारी पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है। इसलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारी राजनीतिक मकसद है वो कैसे पूरा होगा। और हमने आपको बताया जो हमारी आज जो परिस्थिति आ गई है, भारत की जो परिस्थिति है, बिहार की परिस्थिति है, उसमें मकसद है कि सत्ता से ये जो कारपोरेट सांप्रदायिक जो गठजोड़ की सरकार चल रही है उसको कैसे हम बेदखल करें और उसके विकल्प में एक सेकुलर गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बने। और चूँकि ये अकेले सीपीएम या पूरे वामपंथ के लिए संभव नहीं है, मार्क्सवाद भी कहता है ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण होना चाहिए और उसके आधार पे आगे की कार्यनीति, चाहे चुनावी कार्यनीति हो, वो तय होनी चाहिए। तो आज भारत और बिहार की यही परिस्थिति है कि अकेले जो चाहे सीपीएम हो या पूरा वामपंथ हो, वो इनको सत्ता से बेदखल नहीं कर सकते। इसलिए वो हमारा राजनीतिक मकसद है। इसी मकसद के चलते ये बात आप सही कह रहे हैं, जो कि वामपंथी ताकतों का बिहार में जितना ज़्यादा प्रभाव है, रहा भी है, एक परंपरागत हमारा आधार भी रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी कुर्बानी भी रही है, बहुत शहादत भी हुए हैं। कभी हम बहुत सीट जीतते थे, लेकिन हमें वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है एक बड़े मकसद के लिए। और इसीलिए पिछले बार आपने देखा 4 ही सीट, हम ज़्यादा सीट चाहते थे लेकिन फाइनली नहीं संभव हो सका, तो फिर हम 4 सीट पे लड़े, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। 2 हम जीत गए और 2 में बहुत कम वोट से, बल्कि यूँ कहते एक मटिहानी का सीट जो बेगूसराय में था वो तो अंतिम वक्त में हमें हराया गया। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर यह आ चुका था सीपीएम जीत चुकी है, लेकिन शाम होते होते कुछ 100 मतों से उस वोट को हारने में तब्दील कर दिया गया। तो इसलिए यही वजह है, और सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, और भी वामपंथी पार्टी को ज़्यादा सीट आज भी इस चुनाव में भी हम समझते हैं मिलना चाहिए। जी, अभी सीटों को लेकर के, तालमेल को लेकर के आप लोगों की लगातार बैठक हो रही है। आप जो महागठबंधन की कमेटी बनी है चुनाव को लेकर के, उसके सदस्य भी हैं, आप लगातार जाते रहे हैं, तो क्या सर कोई मतलब समझौते के टेबल पे, कोई फैसले के स्तर पे आप लोग पहुँचे हैं? और क्या सोच रहे हैं कि इस बार जो है वाम दलों को पिछले 2020 के मुकाबले ज़्यादा सीटें मिलेगी, क्योंकि आप लोग का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था, आपने और माले ने बहुत अच्छा किया था, तो आपकी बारगेनिंग ज़्यादा सीटों को लेकर हो रही है? देखिए, पहली बात है जहाँ तक सीट का एडजस्टमेंट का सवाल है, आप एक चीज़ देखिए, 2020 का चुनाव और 2025 के चुनाव में एक बड़ा फ़र्क आपको समझ में आएगा। पिछले बार की अपेक्षा इस बार महागठबंधन ज़्यादा एकताबद्ध है और ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है। पिछले बार महागठबंधन में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी थी, इस बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, राजद के नेता हैं, वो उसके चेयरमैन भी हैं। और ये आप देखे होंगे जो कि लगातार इसकी बैठक होती रही है और एक आम सहमति उस बैठक में बनी कि तेजस्वी यादव ही बागडोर संभालेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभालेंगे। और सीटों का जहाँ तक एडजस्टमेंट का सवाल, तो ये बात तय हुआ जो भी राजनीतिक दल गठबंधन में हैं, वो सब कौन सा सीट उनको सांगठनिक रूप से, प्रभाव के रूप से ज़्यादा मजबूत है और फिर वो जीत सकते हैं, इस तरह का जहाँ भी है उस तरह का सूची बना के चेयरमैन के पास, तेजस्वी यादव के पास दे दें और सभी महागठबंधन के में शामिल दलों ने अपनी अपनी सूची दे दी। लेकिन इस बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट हो गया, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था। आप देखेंगे कि अचानक जून महीने में, शायद 26 जून रहा होगा, जी, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया मतदाता सूची का मतलब स्पेशल पुनरीक्षण। जी। तो उसके बाद पूरी तरह से चीज़ें बदल गई, क्योंकि जो एक तरह से बड़ा हमला हुआ
और वह हमला जो चुनाव आयोग के तरफ से नहीं बल्कि शासक वर्ग के तरफ से, भाजपा के तरफ से सुनियोजित हुआ। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, फिर जनवरी फरवरी महीने में प्रकाशित हुआ, कुछ उसमें जोड़ घटाव हुआ, लेकिन एक महीने में स्पेशल पुनरीक्षण हो जाएगा और पूरा दुरुस्त हो जाएगा, ये लॉजिक भी बिल्कुल गलत लॉजिक है, अव्यवहारिक है, अवैज्ञानिक है। तो इसमें एक बात स्पष्ट देखने को मिली कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़, और यह इसलिए कदम उठाया चुनाव आयोग ने, वो बीजेपी के इशारे पर कदम उठाया। मेरा साफ साफ इस मामले में चुनाव आयोग पर आरोप है, क्योंकि आप देखे होंगे जो पहलगांव की घटना घटी उसके बाद मोदी जी आए थे, मधुबनी आए, फिर बाद में पटना में एक रोड शो का भी कार्यक्रम जी। जनता ने एक तरह से नकार दिया, और मीडिया में भी बात आई, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कि वो एक तरह से पटना का रोड शो प्रधानमंत्री का फ्लॉप हो गया, असफल हो गया। और इंटरनल भी उनको रिपोर्ट प्राप्त हो रही थी, नीतीश जी 20 साल हो गए, 20 साल में उपलब्धि किया है, तो जनता में एक असंतोष दिखाई पड़ रहा था और जनता बदलाव चाहती थी। इसको देख करके बीजेपी और एनडीए में घबराहट हुई और उन्होंने एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश के तहत ये वोटर का स्पेशल गहन परीक्षण कदम उठाया। तो उसके बाद हम लोगों के सामने, महागठबंधन के सामने एक सबसे बड़ा जो टास्क आया, जो संवैधानिक अधिकार वोट का है, अब उस पर हमले हो रहे हैं। और संविधान में हर मतदाता का वोट का अधिकार का महत्व होता है। अगर इसमें इतनी बड़ी कटौती होगी, मतदाताओं को वोट से छांटा जाएगा, तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगी। इसलिए पहला काम है इसकी रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो, वोट का संवैधानिक अधिकार इसकी रक्षा हो, और पूरा महागठबंधन उस दिशा में आगे बढ़े। और उसी सिलसिले में आप देखे होंगे जुलाई 9 को, एक दिन पहले हम लोगों ने कहा चक्का जाम करेंगे, और उसमें सारे ऑल इंडिया लीडरशिप भी आए, तो भारी समर्थन मिला पटना सहित पूरे बिहार के अंदर। और फिर बाद में यात्रा हुई, वोट अधिकार यात्रा हुई, तो इसमें पूरी ऊर्जा महागठबंधन के लगी। उसके चलते जो सीट एडजस्टमेंट का काम और पहले हो जाना चाहिए था, उसमें ज़रूर विलम्ब हुआ है। अभी फिर से जो है बातचीत शुरू हुई है, और हमें लगता है कि सितंबर आखिर तक ये मामला भी हल हो जाएगा। लेकिन अक्सर सीटों को लेकर जो आपके एक पार्टनर हैं वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी, वो 60 सीटों पे अड़े होने की बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात करते हैं। तो इस तरह के बयान से ये बातें सामने आती है कि जो महागठबंधन है, खास करके मुकेश सहनी जो है एक बार ऐसा कर चुके हैं कि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए योगेश जी, आपकी चिंता जायज़, क्योंकि जो बात वो बोलते हैं, अब बोलने की तो आज़ादी है, वो भी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, इस पे तो हम रोक नहीं लगा सकते। लेकिन ये बात सही है कि हर राजनीतिक दल को ये उम्मीद रहती है जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, और ऐसे सीट मिले जिस पर उनकी जीत हो। लेकिन ये दावा एक रीजनेबल दावा होना चाहिए, एक वास्तविक धरातल में जो सच हो, जिसकी जो ताकत हो, उस आधार पे होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जितने भी महागठबंधन के पार्टनर हैं, सबके सामने एक कॉमन लक्ष्य है इस चुनाव में। वो लक्ष्य है कि गठबंधन मजबूत हो, और इस गठबंधन के आधार पर ही हम बिहार में ये भाजपा जदयू का जो गठबंधन है एनडीए का, जी उससे उसको मुक्त कर सकते हैं और महागठबंधन की सरकार बन सकता है। तो ये लक्ष्य एक कॉमन लक्ष्य है, और ये एक राजनीतिक कॉमन लक्ष्य है। तो हम समझते हैं कि ये सब महागठबंधन के अंदर बैठ करके डिस्कस करके चीज़ों को हल कर लिया जाएगा, हमको ऐसा उम्मीद है।
जी, जी, जी। ये बताएँ सर कि आपने जो एसआईआर की बात अभी की इससे पहले, तो क्या एसआईआर को लेकर जिस तरह से आप लोगों ने वोट अधिकार यात्रा किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, अब सब कुछ सामान्य है? लगता है कि जिस तरह से आप लोग वोट अधिकार यात्रा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे, तो वो वोट चोरी का खतरा टल गया? देखिए, वोट चोर गद्दी छोर का नारा अब सिर्फ विपक्ष का नारा नहीं रहा, या महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक का ही नारा नहीं रहा, ये बिहार और पूरे देश की जनता का नारा बन गया है। खतरा अभी भी है। खतरा इसलिए इस मामले में है कि एक तो 65 लाख लोगों का नाम कटा था। आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में जब बात गई तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा तो कौन लोग मरे हैं, कौन बाहर चले गए, प्रवासी हैं, किनका 2 जगह है, स्पष्ट तुम सूची सभी राजनीतिक दल को, उसके लिए तब पहले तैयार नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया, तब जा कर के वो बार बार सुप्रीम कोर्ट कहा जब है कम से कम 3 डॉक्यूमेंट तो तुम मांग लो, मान लो उसको। एक आधार कार्ड जो करीब करीब सबके पास होता है और उसकी मान्यता है पासपोर्ट बनाने से लेकर सारे कामों में। दूसरा है राशन कार्ड जिसको आप अनाज दे रहे हो, और तीसरा है जो आप ही निर्गत किए हो वोटर आई कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। तो इसको भी आपको मानना चाहिए, लेकिन बार बार कहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुई। अभी 1 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया जो कम से कम आधार कार्ड को अब आप मान्यता दीजिए, 11 डॉक्यूमेंट के साथ साथ 12वां डॉक्यूमेंट होगा, इसको आपको मान्यता देना है। लेकिन हमें जो पता चला कई जगह से अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से बाज़ाब्ता जो नोटिस, सर्कुलर, चिट्ठी हर स्तर पर भेजा जाना चाहिए, उसमें भी अभी कमी है। दूसरी बात है क्या, जो ये अब सितंबर का महीना है, आप सबको मालूम है सितंबर के अंत में ये पब्लिश करेंगे। नए वोटर बन रहे हैं, ऑनलाइन वोटर बन रहे हैं। अब ऑनलाइन नए वोटर बन रहे हैं, इसमें ये बड़ी संभावना है कि इसमें बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा होगा। और बीजेपी उसका एक नेटवर्क है, स्टेट पावर में है, और आरएसएस आप सब जानते हैं लगा हुआ है। और हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने भी खबर भेजी कि पिछले महीनों उत्तर प्रदेश का काशी, बनारस, वहाँ पे बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग हुई और उन्होंने तय किया है कि करीब 46,000 बिहार के लोग काशी में जाके बैठे हुए चले गए हैं, वहाँ वो वोटर भी बन गए। वो एक धार्मिक जगह है। जी जी। वहाँ पुरोहित का काम, पंडित का काम, ब्राह्मण लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पे, उनकी बड़ी आमदनी भी है उसमें, लेकिन वो इस तरह के वोटर को इकट्ठा कर रहे हैं और बिहार में वो फिर से वोटर बन जाए इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए। यह तो एक जगह की एग्जाम्पल है। बिहार के लोग तो पूरे देश में फैले हुए हैं, बिल्कुल, और उनका अपना एक नेटवर्क है बीजेपी का, आरएसएस का। इसी तरीके से तो नए वोटर उन्होंने बनाया था महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज़्यादा, जिसके आधार पे पूरी प्रचार था पॉलिटिकल सर्किल में जो कि बीजेपी आउट हो जाएगी, सरकार में नहीं आ पाएगी, लेकिन देखा परिणाम उल्टा आया। और अभी आपने देखा जिस तरीके से राहुल गांधी ने कर्नाटका के चीज़ों के बारे में रखा, और चुनाव आयोग कोई भी प्रश्न का जवाब देने के बदले वो दूसरा रास्ता अख्तियार किया। इसलिए वो खतरा अभी भी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब सामान्य हो गया है, वो सब पता चलेगा जब सितंबर के आखिर वक्त में जब पूरा वोटर लिस्ट पब्लिश होगा। लेकिन उसके बाद तो विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई समय ही नहीं रहेगा, कुछ हम कर नहीं सकते। तो ये एक बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है, लेकिन हम लोग इस मामले में होपफुल हैं कि बिहार की जनता बहुत जागरूक हो रही है और उनके अंदर एक बात गई है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ख़ास तौर से जो गरीब लोग, गरीब वोटर हैं, जिनका बाढ़ से प्रभावित होता है, जो चले जाते हैं काम के लिए दूसरे, लेकिन अब
चुनाव आयोग कर रहे हो कि वो अस्थायी रूप से चले गए, ये भी सच्चाई नहीं है। हम सब बिहार में देखते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं मिलता है, प्रवासी मजदूर हैं, तो कैसे ज़िंदगी बीतेगी उनकी, रोटी चूल्हा कैसे जलेगा। तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो जाते हैं बाहर ज़रूर, लेकिन फिर वो जब पर्व त्यौहार शादी और फिर अपना कुछ काम रहता है तो फिर लौट आते हैं, फिर यहाँ काम संभाल के त्यौहार में शामिल होके घर परिवार अपने रिलेटिव से मिल के फिर वो चले जाते हैं। लेकिन इसके नाम पे बहुत बड़ा जो है उनके जो जनतांत्रिक अधिकार हैं, वोट का अधिकार, उससे वंचित करने का खतरा। अब उसमें से कितने जो नाम कटे थे और कितने जुड़े, यह भी पूरी तरह से अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आई है। उस वक्त तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते चुनाव आयोग ने अपने अपने BLO को कहा कि कोई कागज़ मत मांगो, अपने बैठ करके बहुत सारी अनियमितताएं उजागर हुई है, सब हम लोगों ने देखा है। अब उसकी चर्चा करना अभी उतना समय भी नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि खतरा टला नहीं है और सितंबर लास्ट में जो है वोटर लिस्ट फाइनल आएगा, हम क्या कर सकते हैं। आप लोग तो आंदोलन करने वाले रहे हैं जनता के बीच, आप लोग महागठबंधन का एक बार ये भी सुर था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर इस तरह से। तो क्या अगर सचमुच किसी तरह का गलत होता है तो आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं? बिल्कुल नहीं, इसलिए तो हम बताए आपको कि हमने कहा कि लेकिन असल तो महान है जनता, तो जनता में एक जागरूकता आई है। इसलिए ये सब जो भी फर्जरी और गड़बड़ी कर रहे हैं, साजिश रची जा रही है, वो बिहार पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की मिट्टी में प्रतिरोध की बहुत मजबूत ताकत, हमें उस पर भरोसा है। हम उस टाइम में स्टूडेंट थे, 7वें 8वें के विद्यार्थी रहे होंगे। 74 का मूवमेंट हमने देखा है, किस तरह से बिहार की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ और तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, और फिर उस प्रवृत्ति के खिलाफ पूरे देश में एक बड़ी संभावना, एक नई राजनीतिक संभावना दिखाई पड़ी। इस बार भी जो हमने देखा 9 जुलाई को पटना में और पूरे बिहार में प्रतिरोध की कार्रवाई, और फिर जो ये यात्रा हुई है वोट अधिकार यात्रा, मैं 4 दिनों तक था, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और अररिया तक मैंने देखा, सुबह से रात तक स्फूर्त ढंग से हज़ारों लाखों लोग इस यात्रा को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। जी जी। ये क्या बता रहा था? ये बता रहा है कि जनता का इस बार का मूड बदलाव का मूड है, और जनता के समझ में जब ये आ जाएगी ये वोट की चोरी हो रही है, ये अपना गलत तरीके से, फर्जीवाड़ा तरीके से बिहार की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, तो जनता विद्रोह करेगी और ये फिर कहीं नहीं रहेंगे। और अगर बिहार के अंदर इस बार चुनाव में उस तरह की धांधली की गई, इसका बड़ा बुरा अंजाम होगा पूरे देश भर के अंदर, देश की जनता सड़कों पर उतर जाएगी। तो हमको लगता है कि शायद बीजेपी को भी इससे सबक लेना चाहिए। अभी जो घटनाएं पूरे दुनिया में घट रही है, लेकिन जब लोग मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हों, मुफ्त में उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हों और तमाम तरह की वो सुविधाएं मिल रही हो, लॉलीपॉप अनेक तरह के मिल रहे हों, हवाई जहाज़ की यात्रा करवाई जा रही हो, सुखद जो है ट्रेन यात्रा करवाई जा रही हो, ऐसे में आपको लगता है कि जनता विद्रोह करेगी? देखिए, जनता की चेतना धीरे धीरे अब विकसित हो रही है। जनता इस बात को देख रही है कि ये चुनाव का अब 1 महीना बचा है। ये 20 साल नीतीश जी कहाँ थे? सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्यों नहीं बढ़ा था? जो जुड़े हुए हैं ये संविदा कर्मी, मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी, आशा बहनें, बार बार उन्होंने संघर्ष किया, लाठियां खाई, क्यों नहीं बढ़ाई गई थी? अचानक ये सब चीज़ उनके ध्यान में आ रहा है। अनेकों आयोग का गठन अभी हुआ है, रोज़ कुछ न कुछ। कल हमने देखा, अब वो जो है ये निर्माण में जो लगे हुए हैं, राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, 5,000 उनको भी दिया जाएगा। तो विभिन्न स्कीम के तहत
प्रलोभन दिए जा रहे हैं। यही काम अगर वो पहले किए रहते, 2 साल 4 साल 5 साल पहले किए रहते, तो लोग वेलकम करते, हम लोग भी कहते नहीं चलो कुछ तो कर रहे हैं ये। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ तो उनको वोट में कैसे इसको प्रभावित करें। तो बिहार की जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है, वो भी अब गांव-गांव में डिबेट होता, आप सुनिएगा जाके, महिलाओं में चर्चा है, लोगों में चर्चा है, ये चुनाव का मिल रहा है, ये जुमलेबाज हैं, इसके बाद फिर वही बात होगी। तो इसलिए वो प्रलोभन दे रहे हैं, कुछ लालच दे रहे हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वोट प्राप्त करना, ये भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। इस पे भी विमर्श होनी चाहिए, इस सवाल को भी देखना चाहिए कि चुनाव जब अंतिम प्रक्रिया में हो और जो सत्ता में बैठे हुए हैं इस तरह का अपना खजाना जो खोल रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, अच्छा संकेत है? हमें तो लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर भी एक विमर्श भारत की राजनीति में होनी चाहिए। एक तरफ जो है सरकार खजाना खोले हुए है, आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग एकजुट नहीं हैं। वोटर अधिकार यात्रा, अब बिहार अधिकार यात्रा, और बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव अकेले हैं, आप लोग साथ में नहीं हैं। तो ये क्या दर्शाता है? इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं और अटकलें हैं, आशंकाएं हैं। देखिए, पहली बात है कि अगर आप ये देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, उसका विजन क्या है। महागठबंधन के तरफ से जो बातें कही गई थी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम 1500 कर देंगे, महिलाओं को 2500 देंगे, विभिन्न स्कीम के बारे में, कि खेती घाटे की हो रही है, खरीद नहीं होती फसल का, उसको खरीदेंगे, बहुत तरह की बातें हुई। अगर आप गौर कीजिए तब नीतीश जी एक तरह से वही चोरी कर रहे हैं जो महागठबंधन की तरफ से पहले कहा गया था। अब स्टेप बाय स्टेप एक ही तरह से उसी को चोरी करके अभी वो ऐलान कर रहे हैं। कितना देंगे नहीं देंगे वो भी देखने की बात है। जहाँ तक है कि महागठबंधन, तो हम अभी भी कहते हैं एकजुट है। अलग अलग पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके पार्टी का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने पार्टी के तरफ से अलग अलग भी कैंपेन करें और ज्वाइंट कैंपेन भी हो। लेकिन सारे कैंपेन का लक्ष्य क्या है? तो जो वोटर अधिकार यात्रा में जो लक्ष्य आप देखे होंगे जिसमें सभी नेता थे, और फिर अभी जो बिहार अधिकार यात्रा जो निकली है उसका लक्ष्य एक ही है और कॉमन लक्ष्य है। इसलिए इसमें जो लोग इसको प्रचार कर रहे हैं, जो शायद फूट हो गई है या थोड़ा आपस में कुछ मनमुटाव हो गया है, उनको बड़ा निराशा होगी। उनको कुछ इसमें प्राप्त होने वाला नहीं है। तो लोग जनता को गुमराह करने के लिए या अलग अलग पार्टियों के बारे में गलत तरह के लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की बातें किया करते हैं। और जो ख़ास तौर से बीजेपी का आईटी सेल है वो ज़्यादा ही उसको किसी बात को जो है इधर उधर उछालने में ज़रा बड़ा माहिर हैं। वो जो असली मकसद है उससे जनता का ध्यान काटने के लिए इस तरह की बातें, लेकिन हमको नहीं लगता जिसमें कोई दम है। दम नहीं है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी ये बातें बार बार उभर कर सामने आ रही थी कि वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी का उभार बहुत तेज़ी से हुआ और बिहार में तेजस्वी जो है पर्दे के पीछे चले गए और उनकी जो है लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। और यही वजह है कि अभी जो बिहार अधिकार यात्रा है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए, इसका सही विश्लेषण होना चाहिए। बिहार के अंदर सबसे बड़ा जनाधार वाली पार्टी है तो राजद, और उसके नेता है तेजस्वी यादव। बिहार के वो विपक्ष के भी नेता हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। तो बिना आरजेडी का यात्रा तो नहीं इतना बड़ा सफल हो सकता था।
इसलिए देखने वाले हैं, उनका दृष्टि का भी एक दोष है। हम तो देखे हैं कि पूरा महागठबंधन के कार्यकर्ता जिनकी जो ताकत थी सब दिखाई पड़ते थे। अब जहाँ जिसकी ज़्यादा ताकत थी, ज़्यादा कार्यकर्ता दिखाई पड़ते थे, जिसका जहाँ ज़्यादा संसाधन है, ज़्यादा झंडे बैनर फेस्टून दिखाई पड़ते थे। अब देखने वालों का अलग अलग नज़रिया होती है। जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, तो 2000 में जब चुनाव था, 2020 में वो विपक्ष के नेता नहीं थे। आज वो विपक्ष के नेता हैं, ये बात समझना चाहिए। आज उनका खुद कांग्रेस का 100 करीब पार्लियामेंट में है, और उन्होंने एक विपक्ष नेता के नाते जो देश की जनता की आवाज़ रही है या जो राजनीतिक सवाल रहे हैं उनको मुखर तरीके से वो उठाते रहे हैं, तो स्वाभाविक है। तो वो विपक्ष के नेता की हैसियत से थे, और यहाँ तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष के नेता के हैसियत से थे। तो ये इसमें जो लोग इस तरह की बातें वो जानबूझ करके उठाते रहते हैं। अभी तो राहुल गांधी का कई इंडिपेंडेंट कार्यक्रम भी हुए हैं, फिर होने वाले हैं। जी जी जी, ये बताएं सर कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी का भी जो वोटर अधिकार यात्रा था उसमें बहुत बड़ा राजनीतिक फ़ायदा मिला, उभार मिला, और देश भर में उनकी एक बेहद ही दमदार नेता के तौर पर छवि बनी है? देखिए, सवाल यह है कि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा से पहले उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और जो वोट की चोरी हुई उस चोरी के बारे में फैक्ट रखा, तथ्य के साथ रखा, और उन्होंने साफ कहा जब भाई चुनाव आयोग इसकी जांच करा ले। तो स्वाभाविक है, जो सवाल वोट अधिकार यात्रा से पहले राहुल गांधी उठाए, अच्छा होता चुनाव आयोग उसकी जांच करा लेती, लेकिन चुनाव आयोग तो पीछे हट गई, और चुनाव आयोग के डिफेंड में बीजेपी खड़ा हो गई। और सबसे पहले बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी की जो यात्रा हुई वो राजनीतिक रूप से ज़रूर जनता को वो दलित किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इससे ये तय कर लेना कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, ये सच नहीं होगा। ज़रूर राहुल गांधी के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित थे, और महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता, इससे पूरा महागठबंधन को फ़ायदा हुआ है। और उनका एक पॉजिटिव वेव, हाँ, पॉजिटिव वे था और कॉमन मकसद। तो इसलिए इसको इसी रूप में देखना चाहिए, और कोई भी जो विश्लेषण करने वाले राजनीतिक होंगे, पत्रकार होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, वो इसी रूप में देखेंगे। तो इसलिए इसको इसी रूप में जो देखेंगे तभी सही निर्णय वो कर पाएंगे, नहीं तो इधर उधर की बात में फंस जाएंगे। कहा जाता है कि आप लोग जो 2024 के लोकसभा चुनाव थे उसमें ये बातें छनके आई या जो नतीजे आए उससे ये साबित होता है कि शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका और बेगूसराय के कुछ इलाकों में आप लोग की महागठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत है, और आज उसी मजबूती को तोड़ने के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी बिहार में हैं और 2 दिन से अपने नेताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, और कहा जाता है कि वो बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री खुद हर जिले में जा रहे हैं, ये तो गृह मंत्री है। 75 वर्ष की उम्र हो गया प्रधानमंत्री जी का, तो बीजेपी तो पहले ऐलान की थी जब 75 वर्ष जिसका हो जाएगा वो पद पे नहीं रहेंगे। क्यों हैं? इनके गुरु हैं मोहन भागवत साहब, उनका भी 75 वर्ष हो गया, और मोहन भागवत जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा उनके लिए गुणगान गाते हुए आर्टिकल भी लिखा है। तो ये सब चीज़ अब जो भी करें, गृह मंत्री हैं, ये भी है जो गृह मंत्री है, अब भारी दावेदार हैं अगला प्रधानमंत्री बनने का। अभी तक अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, कार्यकाल तो पूरा हो गया, बहुत विचार वाली पार्टी थी, इस सब मामले में कहाँ है वो।
दुनिया की सबसे बड़ी वो पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए अब ये सब कोई मायने नहीं रखता है। ये रोज आएंगे और ज़्यादा भी आएंगे, समझ गए ना। लेकिन सवाल ये है कि जनता को कितने दिनों तक आप बेवकूफ़ बना के रखिएगा। इन्होंने तो 400 पार बोले थे ना पार्लियामेंट में, क्या हुआ? अकेले तो बहुमत नहीं मिला ना, इसलिए वो जमाना बीत गया। कोई चमत्कार ही नहीं है। बिहार के लोग नहीं जानते, अभी गया गए थे प्रधानमंत्री, अभी पूर्णिया गए, क्या बोले ये? घुसपैठियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठी सबको निकाल बाहर, वोट खत्म। हम पूछते हैं आपसे कि आज तक चुनाव आयोग भी एक भी घुसपैठिया है वोटर प्रमाणित किया? लेकिन बार बार क्यों बोलते हैं? इनका लक्ष्य क्या है? लोगों को रोटी देना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को शिक्षा देना। कोई इनका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य एक ही है कि बगैर झूठ बोले हुए इनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। इसीलिए लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं, मूल मुद्दों से उन्हें भटकाना चाहते हैं। और इस तरह की बातें चाहे वो गृह मंत्री आ जाके करें या प्रधानमंत्री कल करके गए। हम कहते हैं पूर्णिया वो आए थे, पूर्णिया के इलाके में आप जानते हैं योगेश जी, जो सबसे ज़्यादा मक्का का पैदावार होता है, मक्का आधारित उद्योग क्यों नहीं आज तक लगाने के बारे में कोई योजना बनाई गई, उसकी घोषणा होता तो हम वेलकम करते। कृषि आधारित, बिहार एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। जब तक खेती की तरक्की नहीं होगी और खेती पे आधारित उद्योग का विस्तार नहीं होगा और भूमि सुधार बिहार में लागू नहीं होंगे, बिहार से गरीबी मिटेगी? इस पे तो नहीं बोलते ही है। पलायन क्यों नहीं रुका? प्रधानमंत्री के जुबान से ये नहीं निकलती है। ये 20 साल में पलायन बढ़ता चला गया। नीतीश जी जवाब क्यों नहीं दे पाते? पार्लियामेंट में खुद इनका आंकड़ा आया है, प्रधानमंत्री का कैबिनेट का आंकड़ा है, 2,80,00,000 बिहार के लोग पलायन कर गए। आंकड़ा से ज़्यादा लोग पलायन किया। क्या यह सच नहीं है कि नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे आज से 20 साल पहले 2005 में, उस वक्त गांव के गरीब नौजवान जिन्हें खेती में काम नहीं मिलता था, वो बड़े पैमाने पे पलायन शुरू हो गया था। और आज पूरा परिवार जा रहा है, महिलाएं साथ में जाती हैं और वहाँ बड़े बड़े लोगों के कोठा में पोछा झाड़ू लगाने के काम करती है। पलायन क्यों नहीं रुका? इस पर तो ये नहीं बोलते। डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग क्या कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम बनाई थी? यही नीतीश जी बनाए थे 2006 में, जो बंगाल की तर्ज पे बिहार में भूमि सुधार करेंगे और जब तक भूमि सुधार नहीं होगा बिहार की तरक्की नहीं होगी, गरीबी नहीं मिटेगी। नीतीश जी तो बोले थे। लेकिन क्या हुआ? जब बिहार के सारे सामंती तत्व इसी गांधी मैदान में पटने में, जब उन्होंने महापंचायत के नाम पर स्कॉर्पियो और वो बंदूक और राइफल लेके जुटे और कहे कि ये अगर लागू करोगे डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग तो आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। अब डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग चला गया कोल्ड स्टोरेज में, अभी तक यह बोलते नहीं हैं। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए, रोज़गार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, जिनके पास घर नहीं है उनके बास भूमि, उनका घर बनाने का सवाल है, गरीबों की झोपड़ियाँ आज उजाड़ी जा रही। ये बोलते थे जंगल राज, अभी भी भय दिखाते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है आज महाजंगल राज है? इस पे नहीं चुप्पी साधे रहते। तो इसलिए अब कितनों ये दौरा करें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, एनडीए के जो लोग, और जितना अभी घोषणाओं की बौछार लगा दिए हैं, ये कुछ काम इस बार नहीं चलने वाला है। इस बार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वोट चोर गद्दी चोर का नारा पॉपुलर नारा बन चुका है, ये एक राजनीतिक नारा बन चुका है। इसलिए जो आप कह रहे थे जितने तरह के फंड का इजहार हो रहा है, खजाना खोल दिया गया है, तो लोग उधर झुक जाएंगे। अभी लोगों में एक राजनीतिक चेतना आई है कि अगर वोट का अधिकार नहीं बचेगा तो राशन से जो उनको अनाज मिल रहा कल वो भी बंद हो जाएगा, कल वृद्धावस्था पेंशन बंद हो जाएगा। कहेगा तुम है वोटर,
अब तो उसको नागरिकता से जोड़ने के लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि आपने भी कहा कि चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया उसमें बिहार में एक भी बांग्लादेशी या दूसरे देश के दूसरे मूल के नागरिक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कहते हैं कि घुसपैठियों को जाना ही होगा, हम उसे बाहर करके ही दम लेंगे। उनका मकसद क्या है? देखिए, इसको थोड़ा गंभीरता से आपको समझना होगा। अभी आरएसएस का विजयादशमी जो इस बार है 100 वर्ष पूरा हो रहा है। ये आरएसएस के एजेंडा को लागू करते हैं। मोहन भागवत की तारीफ के पीछे यही बात है। 15 अगस्त का जो भाषण हुआ प्रधानमंत्री का, उस भाषण को देखिए तो कोई देश का प्रधानमंत्री इतना ज़्यादा आरएसएस का तारीफ करता हो, ये बहुत ही गलत संदेश गया है। वो स्पष्ट संदेश गया है कि वो आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। क्या यह बात सच नहीं है कि देश की आज़ादी में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी? क्या यह बात सच नहीं है कि सावरकर, जिसको वीर सावरकर कहते हैं, पता नहीं कैसे वो वीर हो गए, उन्होंने 6-7 बार माफ़ीनामा अंग्रेज़ों को दिया था, आप हमें रिहा करो, हम आपके लिए काम करेंगे। और रिहा होने के बाद पेंशन लेते रहे पूरा जीवन भर और अंग्रेज़ों के लिए काम करते रहे। क्या यह बात सच नहीं है कि कभी जो भी 42 का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो जिसमें ये लोग कभी शामिल नहीं हुए? और उनका तो उसी वक्त ऐलान था जो भीमराव अंबेडकर, जिसने संविधान बनाने की बड़ी भूमिका निभाई थी, उस संविधान को हम नहीं मानते, इसको नहीं लागू किया जाना चाहिए, मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहिए, उसको दर्जा देना चाहिए। ये आरएसएस के शुरू से ही मांग रही है। और इसीलिए महात्मा गांधी का हत्या का जहाँ तक प्रश्न है, किस विचारधारा के लोगों ने हत्या की? उनसे भी बड़ा कोई हिंदू हो सकता है क्या? महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू कोई एग्जाम्पल? उनको जब गोली लगी और जब वो मर रहे थे तो हे राम का नाम तो वही लिए। वो असल राम भक्त। और उनकी हत्या में जो लोग शामिल रहे हैं, जिनको सज़ा हुई, वीर सावरकर तो तकनीकी तौर पे कोई साक्ष्य नहीं मिला इसलिए बरी हो गए, लेकिन आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसमें तो इनको गुनाहगार मान ही लिया था। और इसलिए तत्कालीन गृह मंत्री ने जो है ये आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। ये बात सच नहीं है? तो इनका मकसद यही है कि कारपोरेट को पूरा, अभी भागलपुर में, पूर्णिया में गए तो एक अच्छा बिहार के लिए तोहफा उन्होंने दिया, 1050 एकड़ ज़मीन पिरपैंती में, हम उस पे आएंगे सर, गौतम अडानी को दिए। मैं अब वही कह रहा हूँ। तो इसलिए उनका मकसद भारत को मजबूत करना, भारत के गरीबों, किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों, नौजवानों, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उनको ताकत हम दे आर्थिक और सामाजिक रूप से। वो मकसद नहीं है। उनका मकसद है टारगेट करो मुसलमानों को, टारगेट करो ईसाइयों को, टारगेट करो कम्युनिस्टों को, जो सैद्धांतिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, और कारपोरेट को पूरे लूट की छूट दे दो। और जो जनता में असंतोष पैदा हो, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो असंतोष होगा, स्वाभाविक है। उसको हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे मोड़ दो, और ताकि यह देश में एक ध्रुवीकरण हो जाए, वोट में भी हमें फ़ायदा हो, और ज़्यादा हमें जब पार्लियामेंट में हो जाएगा तो हम संविधान को भी बदल डालेंगे। ये उनका मुख्य मकसद है, और इसी मकसद को लेकर के अपने राजनीतिक एजेंडा सेट करते हैं। ये हमें हमेशा समझ में होनी चाहिए। लेकिन नीतीश जी 20 सालों से उनके साथ रहे हैं, अभी भी हैं, तो नीतीश जी को कई बार आप लोग कहते हैं कि कुछ भी हो, नीतीश जी समाजवादी हैं, वक्त बेवक्त आप लोग उनको गले भी लगा लेते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हैं उनको? देखिए, नीतीश जी पे तब हमको दया आती है। मैं इसलिए ये कहा कि जो नीतीश जी थे आज हैं नहीं। नीतीश जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, मुख्यमंत्री बने, उनका अपना एक विजन था। आज पूरी तरह से बीजेपी के गिरफ्त में चले गए और खुद अब ये सरकार नहीं चला रहे।
ये अब बीजेपी सरकार चला रही है। उनके इर्द गिर्द जो भी हैं आप उनको देख रहे होंगे। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे पार्टी के उस वक्त लीडर थे कॉमरेड गणेश शंकर विद्यार्थी जी जी। उनके नेतृत्व में हम एक डेलीगेशन के रूप में गए थे इनसे मिलने। इन्होंने बहुत आदर के साथ विद्यार्थी जी और कॉमरेड हमारे डेलीगेशन को उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ बातचीत किया, चाय पिलाया। और हमें वो दिन अभी याद आई जब आप बोले तो उन्होंने कहा कि हम तो मजबूरी में बीजेपी के पास चले गए, हमें गद्दी चाहिए थी, हम मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और हमारे दल के अंदर जो समाजवादी जो आप कह रहे उस पर सहमति नहीं बनी तो हमारे लिए कोई उपाय नहीं था, तो हम चले गए। लेकिन उनकी जो नीति है, गणेश दा को बोले दादा आप सबसे सीनियर लीडर हैं बिहार के और हम पढ़े लिखे आदमी, हम लोहिया के विचार से मानने वाले सोशलिस्ट लोग हैं, ये जो आरएसएस और सांप्रदायिकता की जो रही है ये कहाँ खरे हैं हम क्या नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार के अंदर चूँकि हमारी अपनी राजनीति जो उसमें हम सफल तभी हो सकते थे जब इनके साथ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा था आप याद रखिएगा हम कभी भी सभी बातों पर इनसे सहमत नहीं होंगे। और बाद के दिनों में दिखाई भी पड़ा, कई ऐसे मौके आए थे जिसमें ये उसके स्टैंड से पूरी तरह सहमत नहीं होते थे। लेकिन इतना पद इतना कमज़ोर कर देगा इन्हें, ये हम लोग नहीं समझते थे। आज पलटू चाचा के नाम से ही जाने जाते, लोग हंसते हैं। ऐसा अवसरवादी नेता भाई कभी उम्मीद नहीं करते थे। वो भी लोग तो ये भी कहते हैं कि नीतीश जी की वजह से जो है बिहार में बीजेपी और आरएसएस ने गांव-गांव में पैर फैलाया। स्वाभाविक है, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। इन्होंने उसको जमीन दी, उसके पास वो जमीन कहाँ थी, उसका वो आधार कहाँ था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश जी की कमजोरी का बीजेपी ने फायदा उठाया और नीतीश जी अब कमज़ोर हो गए। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? पिछले चुनाव में यही चिराग पासवान पूरी तरह से बीजेपी ने इनका इस्तेमाल किया और सारे जगहों पे जनता दल यू के खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया था और बहुत सारे सीटों को उन्होंने हराया। मतलब नीतीश जी और उनकी पार्टी को कमज़ोर करना उनका मकसद। अभी नीतीश जी की ज़रूरत है बीजेपी को, क्योंकि बगैर नीतीश जी को सामने रखे वो चुनाव नहीं जीत सकते, यह भी बात स्पष्ट है। इसीलिए नीतीश जी का एक चेहरा, एक मुखौटा ज़रूरत है बीजेपी के लिए चुनाव में वोट के लिए, और इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी इतना कमज़ोर हो जाएंगे, अब इतना चुनाव आयोग का इस तरह से हमला होता है, क्या नीतीश जी के जो लोग हैं जिसको अति पिछड़ी जाति से कहते हैं दलित, वही तो ज़्यादा प्रभावित हो रहा, लेकिन चुप्पी साधे हुए। जनता दल के एक दो सांसदों ने तो कुछ तबे जुबान से सवाल भी उठाया था, तो उसके ऊपर शोकॉज हो गया, तो बेचारे फिर चुप हो गए। वक्फ बोर्ड का मामला आया था और भी कई राजनीतिक मामले आए हैं। नीतीश जी न कभी उसके पक्ष में खड़ा होते न विरोध में बोलते। तो नीतीश जी की इतनी दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को तरस आती है। इसलिए हम लोग व्यक्तिगत नीतीश जी को अब कोई फैक्टर नहीं मानते, क्योंकि बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस बार के चुनाव के बाद नीतीश जी कहीं के नहीं रहने वाले। ये बताएं कि जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो सीएम नीतीश हैं वो अचेता अवस्था में हैं, तो आप भी वही बात कह रहे हैं? ये मानते हैं कि सचमुच अचेता अवस्था में है? देखिए, शब्द जो इस तरह का प्रयोग करें, लेकिन यह बात तो बिल्कुल सही है ना कि नीतीश जी खुद कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इतने क्राइम हो रहे हैं, गृह विभाग तो उनके हाथ में, लेकिन कहाँ वो रोक पा रहे हैं। तो इसलिए जनता में ये बात ज़रूर जा रही है, पॉलिटिकल सर्किट में जा रही है कि ये अब सिर्फ चेहरा नीतीश जी का बच गया है। नीतीश जी अब वो नीतीश जी नहीं है जो 5, 10 साल 20 साल पहले थे।
आज पूरी तरह से यहाँ की सरकार आरएसएस चला रही है, यहाँ के सामंत और अपराधी बिहार को चला रहे हैं, नौकरशाही बिहार को चला रहा है। ये वक्त तो जग जाहिर हो चुका है। जी जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग, आपके जो महागठबंधन है उसका जो नेतृत्व कर रही है आरजेडी और उसके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो भी घोषणाएं कर रहे हैं सीएम नीतीश उसे लागू कर दे रहे हैं। एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि उनकी तमाम एजेंडाओं को हमने हवा निकाल दी है, उनके पास जनता के पास ले जाने के लिए कोई मुद्दा तक नहीं बचा। बिहार में मुद्दों की कोई कमी नहीं है नीतीश जी, हवा तो आपकी निकल गई। आप में अगर विजन रहता तो पहले ही ये सब काम किए रहते जो महागठबंधन या तेजस्वी यादव ने कहा था। तो हवा तो आपकी निकल गई। लोग ये महसूस करते हैं कि जो जो घोषणा महागठबंधन की तरफ से किए जा रहा है उसी घोषणा कोई चोरी कर रहे हैं, जैसे वोट की चोरी वैसे उन घोषणाओं की चोरी। लेकिन उसमें भी आप पूरी तरह से खरे नहीं उतर रहे हैं। और मुद्दे तो बहुत हैं जिस मुद्दों को हम लोग महागठबंधन के लोग इस चुनाव में उठाने जा रहे हैं। और देखिएगा हमारा जब घोषणा पत्र आएगा, कॉमन जो घोषणा पत्र आएगा, उस घोषणा पत्र में नए नए मुद्दे आपको दिखाई पड़ेंगे। और चूँकि वो सब लोग मिल कर के सामूहिक रूप से जनता के सामने लाएंगे, इसलिए आज हम उसको, नहीं तो इसकी भी चोरी हो जाएगी। खतरा बरकरार है। खतरा बरकरार। एनडीए के लोग, एनडीए के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे तो सीएम नीतीश हैं, आपके पास कौन है, क्योंकि तेजस्वी यादव को कांग्रेस मान नहीं रही। तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर या प्रत्याशी होने को लेकर क्या सचमुच रार है कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मानना चाहती? जनता मान चुकी है और जनता के साथ साथ महागठबंधन के लोगों से आप बात कीजिए, कांग्रेस के भी बहुत लोग मिल जाएंगे। स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट कौन जीतेगा? आरजेडी। और जो ज़्यादा सीट जीतेगा उसका मुख्यमंत्री होगा। और पिछले बार ही हम लोग तो तय किया था सरकार बनती, उसमें तो कांग्रेस वाले भी थे जो ये तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री होंगे। यह अगर मगर लेकिन जो कहने वाले हैं अलग अलग जो बोले, लेकिन लोग अंदर से यही फील करते हैं। और ये बात राजनीतिक रूप से भी सर्किल के अंदर है, इसलिए जो थोड़ा भी जानकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब समझते हैं जो मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं। कांग्रेस क्यों रोड़ा अटका रही है? कांग्रेस के नेता तेजस्वी का नाम सीएम के तौर पे नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन की एकजुटता है उसको लेकर के आम जनता में भी शंका पैदा हो। हमको लगता है कि कांग्रेस के लोग को भी अब खुल के बोलना शुरू किया। अखिलेश सिंह तो बोलते ही रहते हैं, वो तो हमेशा बोलते हैं। वो भी तो बड़े नेता हैं, कल तक तो अध्यक्ष थे। कल तक थे, अब नहीं है। अभी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उसका जो ऊपरी कमेटी है उसमें तो उनको रखा गया, वो भी वजनदार नेता है। इसलिए हमको लगता है ये सब सीट उठ के चलते कुछ चल रहा होगा मामला। लेकिन जब उनसे भी बात होती है तो भी कहते हैं तो नेता तो हैं, स्वाभाविक रूप से नहीं है तो चेयरमैन कैसे बन गए? क्यों कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अविलंब ये अपना डिसीजन को बदलना चाहिए। और हम सब लोग लेफ्ट पार्टी, हम लोग सीपीएम, सीपीआई, ये सब तो हम लोग तो हमेशा कहते रहे जो उसमें कोई बात नहीं है। सीएम का अगर कोई चेहरा है तो जो है तेजस्वी यादव हैं। सबसे बड़ी पार्टी राजद, विपक्ष के नेता भी वो हैं, वो स्वाभाविक नेता हैं। इसमें कोई अगर मगर लेकिन का प्रश्न नहीं होना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस उन्हें नेता घोषित नहीं कर रही, दूसरी तरफ जब भी मौका मिलता है जो प्रशांत किशोर हैं पीके जन सुराज के, वो हमेशा उन्हें नौवीं फेल कहते हैं। और कहा जा रहा है कि जब चुनाव होगा तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो पहुंचाएगी उनकी पार्टी, वो महागठबंधन होगी। देखिए ये तो अब जनता बोल रही है, वो तब आप ही बता रहे हैं जो कहते हैं सबसे ज़्यादा महागठबंधन को नुकसान होगा। किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं?
इसलिए तो राजनीतिक सर्किल में गया था अभी दिल्ली, कुछ बुद्धिजीवियों से भेंट हुई, कुछ पत्रकारों से भेंट हो गई। सब ने एक ही बात कही, बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आखिर जो वो प्रचार करने का अपना राजनीतिक दल के रूप में सबको अधिकार है, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतने कम दिन में इतने संसाधन कौन मुहैया करा रहा है, कहाँ से ला रहे हैं? ज़रूर इसके पीछे कारपोरेट और उस तरह की ताकतें हैं जो नहीं चाहती है कि महागठबंधन की सरकार बने। तो इसलिए बहुत सारे तिक्रम, बहुत सारे षड्यंत्र, वोट का बिखराव हो, इस तरह की बहुत सी योजनाएं शासक वर्ग बनाती है, साम्राज्यवादी ताकतें बनाती है, दक्षिणपंथी ताकतें बनाती है। और आप जानते हैं इसमें वामपंथ की एक बड़ी भूमिका है बिहार के अंदर। ये भी उनको नहीं पच पा रहा, उन लोगों को लाल झंडे की यह ताकत में गठबंधन के अंदर हो। तो इसलिए एक बड़ा साजिश है, बीजेपी के खिलाफ वोट एकजुट न हो, इसके पीछे एक साजिश चल रही है। लेकिन अब पूरे देश की राजनीति और बिहार की राजनीति कहाँ खड़ी है? दो ही तरफ गोलबंदी है और तीसरा किधरों लोग नहीं देख रहे हैं। एक होगा महागठबंधन और दूसरा एनडीए। इसी के इर्द गिर्द मतदाता देख रहे हैं और बंटवारा लास्ट में होगी। दूसरा तीसरा जो भी है, बहुत सारे सीटों पे इनकी जमानत जब्त होगी। लेकिन जो सीमांचल का इलाका है, 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 मेंबर जीते थे, और इस बार तो वो कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन में मुझे भी शामिल करो। ढोल नगाड़े के साथ पहुंच गए लालू यादव के आवास पे, राबड़ी देवी जी के आवास पे। आखिर आप लोग AIMIM को अपने साथ क्यों नहीं ले रहे? देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं जो कोई इस तरह का मुद्दा बीजेपी को मिल जाए जिससे और भी वो कम्युनल स्वरूप दे। और अगर ओवैसी साहब का भी मेन एनमी अगर बीजेपी है, बीजेपी का आइडियोलॉजी अगर है, तो उनको भी ईमानदारी से तय करना चाहिए। सीट महत्वपूर्ण नहीं है, वो महागठबंधन को पूरे बिहार में उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका बड़प्पन होगा। और बिहार की राजनीति की यही ज़रूरत और उनसे डिमांड करती है। बहुत सारे महागठबंधन के और राजद के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा क्या ज़रूरी है चुनाव लड़ना ही। अगर आपका ध्येय हो कि हमें RSS बीजेपी को डिफीट देना है तो आप सपोर्ट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इन बातों को। तो इसमें उनको अब देश हित में, बिहार के हित में, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और संविधान के हित में उनके ऊपर नैतिक दबाव यही है कि वो बिना शर्त इस युद्ध में, एक राजनीतिक युद्ध है, एक विचारधारा का युद्ध है इस बार, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। इसमें ओवैसी साहब से हम यही अपील करेंगे जो बिना अगर मगर लेकिन किए, बिना शर्त लगाए, वो पूरी तरह से महागठबंधन के साथ खड़े हों, समर्थन करें और महागठबंधन को जिताने के लिए उनके पास जो भी सामर्थ्य है वो पूरा इस्तेमाल करें। ये तो आप कह रहे हैं सर, लेकिन क्या सीमांचल की जनता आपके साथ है? क्या सीमांचल की जनता आपके विचारधारा के साथ है? और जो आप देश हित की बात कर रहे हैं, उस हित को ध्यान में रखकर महागठबंधन के साथ आएगी? देखिए, सीमांचल की जनता को अब ये महसूस हो रहा है, जब गिरिराज सिंह आज से 6 महीना पहले भागलपुर से निकले और कटिहार, पूर्णिया, अररिया जाते जाते क्या क्या भाषण दिए, मैं तो नहीं बोल सकता वो सब। पूरी तरह से एक उन्माद पैदा हो, आप देखे होंगे। ये इस देश के लिए एक केंद्र में मंत्री जो हो, अगर सत्ता मजबूत होती और धर्मनिरपेक्ष होती तो प्रधानमंत्री को, ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। अब वो पछता रही है वहाँ की जनता। उनसे बड़ी भूल हुई थी पिछली बार, उनसे दूसरी बार भी भूल हुई। पार्लियामेंट के जो नतीजे आए
तो इसलिए इस बार वहाँ के लोग भी, चाहे ओवैसी साहब सही निर्णय लें कि न लें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो वोट उनको नहीं देंगे। वो समझ चुके हैं कि इससे हमारा नुकसान है। पहली बात यह है। दूसरी बात, अभी जो प्रधानमंत्री का भाषण पूर्णिया में हुआ, वो लोग बॉर्डर का इलाका है, बंगाल से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे अल्पसंख्यक बंगला भाषी हैं। आपने देखा दिल्ली में जो मुर्शिदाबाद से और बंगला से भाषी मुसलमान लोग जो जाके रोज़गार धंधा में लगे हुए थे, गरीब लोग, हाँ, गुड़गांव में कितने ज़बरदस्त तरीके से उनके ऊपर हमले हुए, ज्यादती हुई और डर और भय इतने पैदा किए गए, उसमें से बहुत सारे लोग को वापस अपने गांव आना पड़ा। तो आज उधर के भी मुसलमान, उनको टारगेट किया गया है। इस मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हुआ उसमें भी, और जो भाषण हुआ है प्रधानमंत्री का, और जो गिरिराज सिंह का उस इलाके में जो भ्रमण और भाषण हुए, अररिया का जो बीजेपी का जो सांसद है उसने गिरिराज सिंह के सामने भाषण दिया, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये कोई सांसद का भाषण होता है? जो जहाँ से वो जीतता हो, मतदाताओं के बड़े हिस्से को कहे हमें वोट नहीं देना चाहिए। अरे वोट कोई भी दिया, आप तो वहाँ के सबके सांसद हो ना। संविधान के प्रति आपकी कोई निष्ठा है कि नहीं है? एक सेकुलर कंट्री है ये भाई। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको समान अधिकार की बात हमारे संविधान के अंदर है। तो इसलिए वो जो इलाका है सीमांत, जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड लोग हैं, इस बार मुसलमानों अपने गलतियों को एहसास है और इस बार वो गलती फिर दोहराने वाले नहीं। और इसीलिए वोट यात्रा में उस इलाके में बड़ी संख्या में हमने देखा जो लोग समर्थन में आए। उसमें से ज़्यादा लोग तो अल्पसंख्यक ही थे, जिनके हाथों में महागठबंधन के झंडे थे, नारे लगा रहे थे जोश के साथ। हमें लगता है वोट में भी तब्दील होता हुआ हम दिखाई पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कोई फैक्टर होंगे या नहीं? चिराग पासवान तो आत्मसमर्पण कर गए, अभी तो हनुमान है प्रधानमंत्री जी के, अब केंद्र में मंत्री हैं, 5 एज के सांसद हो गए हैं। महत्वाकांक्षा जो भी उनका हो, मुख्यमंत्री बनने का महत्वाकांक्षा, ज़्यादा सीट मिल जाए, लेकिन ये पूरी तरह से ये अभी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का जो लगाम है उससे अलग नहीं हटेंगे। और एनडीए में, और अब तो आज भी तो अखबार में आया, जो कभी दिन रात नीतीश कुमार पर हमला करते थे, बीच में भी जो घटनाएं, आपराधिक घटनाएं घटी, तो कहे मुझे अफसोस है ये सरकार अपराधियों को नहीं पनिश कर रही है। अखबारों में भी बात आई। लेकिन आज हमने देखा है जो बोल रहे हैं, अब नीतीश जी फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट हैं, ये मुख्यमंत्री होंगे। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए वो कोई फैक्टर नहीं है, वो एनडीए के मजबूत पार्टनर हैं। और उसी रूप में जो भी सीटें उनको मिलेगी एनडीए में, उनका भविष्य एनडीए में ही है। अगर हिम्मत होता तो जो विचारधारा है उस आधार पे तो एनडीए के साथ उनको नहीं रहना चाहिए था। विचारधारा की बात छोड़ भी दें तो वो दलितों के नेता हैं कि नहीं? उसी नेता के नाम पे तो इनकी राजनीति चल रही है। रामविलास पासवान जी, इनके पिताजी, उनके एक वोट से प्रधानमंत्री हट गए थे ना, वाजपेयी साहब। अपने पिताजी से भी इनको कुछ सीखना चाहिए। दलितों के नेता बनते हैं और दलितों के मसीहा जो संविधान निर्माता थे, जिनका जो है वो दलितों के लिए पूरा जीवन समर्पित किया था, भीमराव अंबेडकर। देश के अंदर बहुत सारे जगहों पे अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई। खुद इनके पिताजी का जो बना हुआ था इनका फ्लैट में, सबको ध्वस्त कर दिया। कोई स्वाभिमान है? अगर थोड़ा भी स्वाभिमान रहता, अपने पिता के गुण भी इनके रक्त में अगर प्रवाहित होता रहता, तो आज एनडीए जहां पहुंच गई है, जिस विचार को लेके बढ़ रही है, उनके साथ इनको नहीं रहना चाहिए था। और बिहार की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बनावट है, उसमें सबसे बेहतर इनका होता और इनका महत्व भी रहता अगर ये महागठबंधन के साथ होते, इंडिया ब्लॉक के साथ होते। ये बताएं सर कि कोई दलित का नेता बनता है तो कोई प्लान पे बात करता है, लेकिन ये बात क्यों नहीं होती कि पिछले
मतलब आज़ादी के बाद जो बिहार में कल कारखाने थे उसकी संख्या करीब 3000 के करीब थी, जिसमें चीनी मिलें भी थी कई, लेकिन उसमें से लगभग 1000 से ज़्यादा बंद हो गई। और बड़े बड़े, मैंने तो कई जगह मैं खुद जाकर देखा हूँ, खास करके मढ़ौरा जो चीनी मिल था कितना विशाल था। तो प्रधानमंत्री ने जहाँ कि चीनी से चाय पीने की भी बात की थी चुनाव के दौरान ही, लेकिन 1000 से ज़्यादा जो कल कारखाने थे वो बंद हो गए। कैग की भी रिपोर्ट है। आखिर इस पे बात क्यों नहीं होती? देखिए, देश में और बिहार में कारखाने खुले, मजदूरों को उसमें काम हो, श्रम कानून मजबूत रहे। श्रम कानून जो पहले से थे उसको कमज़ोर किया गया, हमले हुए। इसका कोई भी सवाल पे, कोई भी आंदोलन अगर कोई करता है तो वह है लाल झंडा, वामपंथी, ट्रेड यूनियन, इसके अलावा कोई, क्योंकि हमारा तो वही जनाधार है और वही हमारा मूड जो है वो संघर्ष का औजार है। इसलिए मार्क्स, लेनिन, एंगल्स सब लोगों ने कहा वर्ग संघर्ष, मजदूर वर्ग, वो हमारी प्रायोरिटी रही है। अब जो शासक वर्ग है दिल्ली में बैठा हुआ, वो लगातार हमले कर रहे हैं मजदूर वर्ग पर, उनके अधिकार को भी छीन रहे हैं और उनकी एकता को कैसे कमज़ोर किया जाए। और आप मंडल कमीशन के बाद से आप देखे होंगे पहचान की राजनीति बहुत तेज हो गई। जो लोग कभी कहते थे कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, उनको जो है वो आरक्षण मिलनी चाहिए, हम लोगों ने भी कहा ठीक है, लेकिन सिर्फ आरक्षण मिलने से तो रोज़गार नहीं मिल जाएगा। पूंजीवाद में बेरोज़गार होना, बेरोज़गारों की संख्या होना पूंजीपतियों के लाभ के लिए एक बड़ा नियम है। पूंजीवाद तभी सरवाइव करेगा जब बेरोज़गारों की संख्या बढ़ेगी, कम कीमत पर उन्हें श्रम मिलेगा, खरीदेंगे। तो ये लोग जो भी अभी केंद्र में हैं, सत्ता में हैं, वो सब लोग कारपोरेट के पक्ष में हैं। आर्थिक नीति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अगर इन मुद्दों को उठाएंगे तो कारपोरेट इनसे दुखी हो जाएगा, बड़े बड़े पूंजीपति दुखी हो जाएंगे। इसलिए उन मुद्दों को जोरदार तरीके से ये नहीं उठाते। और ये बात सही है कि पहचान की राजनीति आगे बढ़ने से दक्षिण पंथी जो विचारधारा है, नहीं, मेरा सवाल बस मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी जी, वो बढ़ने के चलते वामपंथ की ताकत जो पहले थी, इस दौरान उसमें कमी आई है, ये सच है। लेकिन इन कमियों को दूर करने के लिए वामपंथी ताकतें संयुक्त रूप से भी, अलग अलग तरीके से भी, और अगर ताकत है नहीं तो किसानों का इतना बड़ा, आप देखे होंगे दिल्ली में जो हुआ, जी जी, प्रधानमंत्री को कहना पड़ा हम माफ़ी मांगते हैं, हमने ज़रूर कहीं न कहीं किसानों को नहीं समझा पाए। पहली बार प्रधानमंत्री है तो मुमकिन है उनको झुकना पड़ा ना। और बाद में पार्लियामेंट में कहा जो एक झंडा सभी जगह दिखाई पड़ता है, किसके तरफ इशारा थी? लाल झंडे की तरफ इशारा थी। चाहे किसान का आंदोलन हो, मजदूर का आंदोलन हो, कर्मचारियों का आंदोलन हो, उस आंदोलन में अगर कोई झंडा सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता और नेतृत्व की कतारों में सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हुए कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं तो लेफ्ट, वामपंथी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से लगातार बने हुए हैं, लेकिन और बने हुए हैं और वो विकास पुरुष, सुशासन बाबू कहलाते हैं। आखिर उनके रीजन में भी कल कारखाने क्यों बंद होते रहे, और जो बंद थे विकास पुरुष ने उसे स्टार्ट क्यों नहीं कर पाया? उसका कारण क्या है, उसका मूल क्या है? मैं इसी बात को जोगेश जी आपको बता रहा था कि स्टेट पावर में आने के बाद उनका जो जिस वर्ग का रिप्रेजेंट करते हैं उसका स्वार्थ कैसे पूरा होगा। बोलेंगे चाहे जितना बोलें, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनका एजेंडा पब्लिक के लिए बोलने में कुछ होगा, लेकिन फ़ायदा किसको पहुंचाना। अगर वो विकास पुरुष होते
तो मैंने शुरू में ही कहा, जो डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग गठित किया और उसने कहा था 22 लाख एकड़ ज़मीन सीलिंग की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जो बिहार के सामंतियों ने गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर रखा है। उसने सजेस्ट किया था, अनुशंसा किया, जो बिहार की करीब 22-21 लाख लोग हैं जिनके पास भूमिहीन हैं, 1-1 एकड़ ज़मीन आप खेती के लिए दे सकते हैं तो प्लान रुकेगी एक हद तक। करीब 6 लाख परिवार है जिसके पास बास भूमि नहीं है, सबको आप 10 डिसमिल ज़मीन दे सकते हैं और खेती का बड़ा हिस्सा बटाईदार करते हैं। उनको आप थोड़ा अधिकार दे दीजिए और सरकारी लाभ भी उनको मिले, इसकी गारंटी हो तो बिहार आगे तरक्की की दिशा में जा सकता है। लेकिन अगर ये विकास पुरुष होते तो सामंतियों के दबाव में आते, डी बंदोपाध्याय की अनुशंसाओं पर लागू कर देते। यही वजह है चीनी मिल बंद पड़ी हुई, उन चीनी मिलों का तो निजीकरण हो रहा, इंथॉल बनेंगे वहाँ पे, इतना ऊँची बात हो रही है। ये विकास पुरुष खत्म हो गया। अगर वो बात होती तो कल जो भागलपुर में 1050 एकड़ ज़मीन पीरपैंती में की ज़मीन, जिस पे लाखों आम के पेड़ लगे हुए, गौतम अडानी को 1 रुपया प्रति वर्ष, नीतीश जी को बहुत महंगा पड़ेगा इस बार चुनाव। इसलिए सारे कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं। यही सवाल तो प्रमुख सवाल इस बार चुनाव में है कि एक भी नए उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए। पहले से जो कल कारखाने थे, चीनी उद्योग था, सब यहाँ पे बंद। रोहतास इंडस्ट्री जी, आप जाके देखिए, शमशान बना हुआ है। डुमराव में बहुत सारे, डुमराव में भी। तो इनका कोई विजन रहे उस दिशा में, तब न। अशोक पेपर मिल बंद है, जूट मिल बंद पड़ा हुआ है और नया कहीं भी कल कारखाना तो इन्होंने लगाया नहीं। लेकिन जमीन बांट रहे हैं। जमीन बांट नहीं रहे हैं, जमीन लुटा रहे हैं। बहुराष्ट्र में, मतलब ये कारपोरेट को सौंप रहे हैं लूटने के लिए। जमीन की लूट हो रही है। आपको ताज्जुब होगा, बिहार में 6 लाइन रोड हाईवे एक्सप्रेस बन रहा है, पटना का इर्द गिर्द पूरे बिहार के अंदर अब हो रहा है। लाखों एकड़ ज़मीन रोड में किसानों की जाएगी, लेकिन कहीं भी कानून के मुताबिक किसानों को मुआवजा मिल रहा है? कोई किसानों से बातचीत हो रही है? जो अधिग्रहण कानून बने, उन कानूनों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, एक तरफा लूट हो रही है। तो इसीलिए हमने कहा, शुरू में ही कहा, बिहार का विकास होता अगर कृषि आधारित उद्योगों का जाल यहाँ बिछ जाता। 71,000 करोड़ का लेखा जोखा नहीं है, कैग की रिपोर्ट में आया। आप लोगों ने कुछ दिन उस पर हंगामा भी किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया, आप लोग भी चुप बैठ गए। चोर कभी जवाब देता, वो कहता है हम चोरी किए हैं। ये भी इनकी एक मजबूरी है। सृजन घोटाला हुआ, बिहार के अंदर बहुत घोटाले हुए हैं। हम तो कहते हैं कि मनरेगा का जांच हो जाए तो इसके बहुत मिनिस्टर को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि सब मिले हुए हैं उसमें, लूट में। सब मिले हुए हैं मतलब क्या? देश का प्रधानमंत्री लुटेरों के साथ, बिहार का मुख्यमंत्री लुटेरों के साथ। इन्हें सिर्फ और सिर्फ गद्दी रहनी चाहिए, मुख्यमंत्री की गद्दी, प्रधानमंत्री की गद्दी। और गद्दी तभी रहेगा जब लुटेरों को, भ्रष्टाचारियों को ये पूरे लौटने की छूट दे देंगे, नहीं तो गद्दी इनकी नहीं बचेगी। लेकिन सीएम नीतीश को तो एनडीए के लोग ईमानदारी का पुतला बताते हैं। बताएंगे क्यों नहीं? एनडीए के वो मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो क्या कहेंगे? क्योंकि एनडीए तो हास्यास्पद न है। अगर उनको थोड़ी भी नैतिकता होती तो ये जो 21,000 करोड़ जो आप कहे हैं, तो 71,000 करोड़, इस पर बिहार बंद न करते। तो बिहार बंद किस पर किए? वो किस मुद्दे पर किए थे जिस बिहार बंद को कोई समर्थन नहीं मिला? तो बिहार की जनता, देश की जनता समझ रही है
इन्हें भ्रष्टाचारियों पे लगाम नहीं लगाना है बल्कि उन्हें बढ़ाना है, वही तो सत्ता में माल पानी इनको देते हैं। आखिरी सवाल सर, क्या नवंबर में आप लोग सत्ता में आ रहे हैं? बिहार में परिवर्तन होगा? परिवर्तन, बदलाव का मूड जनता में है और सभी जगह यह चर्चा है। अगर सही तरीके से चुनाव हो जाएगी, परिवर्तन 100% होगा ही। अब 20 साल बहुत हो गया नीतीश जी का। 20 साल की कोई उपलब्धि हम इसलिए बोलते हैं कि हम लोग, हमारे जैसा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता देखता है कि गरीब का तकदीर में कितना बदलाव आया, दलित के तकदीर में कितना बदलाव आया, भूमिहीन, लैंडलेस, आवासहीन, उनमें कितना बदलाव आया, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, अति पिछड़े, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, कितना लाभ उनको मिला। अगर ये सब चीज़ देखते हैं तो हम पाते हैं कि नीतीश जी का 20 साल इस मामले में उपलब्धि शून्य, इसलिए बदलाव निश्चित है और बीजेपी और जनता दल यू की गठबंधन की सरकार बुरी तरह बिहार में पराजित होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो ये थे CPIM के पूर्व राज्य सचिव और केंद्रीय कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार जी से, जिनसे हमने लंबी बातचीत की। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।